छुट्टी नहीं होगी। कंप्लीट कौन कह रहा? कंप्लीट नहीं, वो करा के भेजेंगे, टेंशन ना, 1.5 घंटे में हो जाना। सुबह सुबह 7 से 9 मेजरमेंट्स हो। अरे वैसे भी हमारे सिस्टर लोग भी खुद व्यस्त है, नौकरी वाले आदमी, तो टाइम होता नहीं है। जैसे तैसे समय निकाल कर आए हैं, तो कम से कम खाना नहीं खाते हम रात को, लेकिन बैठना तो है ना। कल का दिन है, हम तो मेजरमेंट करा के भेजेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। देखो पावर सिस्टम, अरे 1.5 घंटे में हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले स्विच गियर कराते हैं। कौन सा हमने पढ़ना है, जो दिमाग में आएगा वो पढ़ाएंगे। यहाँ देखो, चलो ये स्विच गियर एंड प्रोडक्शन को थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए दोस्त। एक होता है दोस्त पर यूनिट वैल्यू, तो इसे लिखते हो आप एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, यही है। देखो जेड इक्विवेलेंट लो वोल्टेज साइड पर जो होगा, वही हाई वोल्टेज साइड पर भी मिलेगा जी। कहाँ दोस्त? ट्रांसफॉर्मर। बेटा याद रखना कि जेड बेस बराबर में, ये फॉर्मूला है। तुम लोग यहां गलत करके आओगे अगर ये पेपर में आए तो। अबे ये किलो वोल्ट है, ठीक है, मतलब जो वोल्टेज है वो किलो में होनी चाहिए, और जो पावर एपरेंट पावर वो मेगा में, तो इसकी यूनिट ओम आएगी दोस्त। ठीक है, गलती मत कर देना इसमें। जेड पर यूनिट न्यू, जेड पर यूनिट ओल्ड, बस बस बस, ये बेस एमबीए का नया मान अपॉन में एमबीए बी ओल्ड इनटू केवी बी ओल्ड का स्क्वायर अपॉन में केवी बी न्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मिल जाता है जी हमें, कर लोगे। एम के सामने यहाँ नया लगाना है, पहले भी पढ़ा रखा तुम्हें तो याद होना चाहिए ये। तो ये तब है जब हम जेड पर यूनिट किसी नए बेस पर निकालते हैं। बेटा जेड पर यूनिट बराबर में आई अपॉन आई एस सी भी लिखा जाता है। आई एस सी मीन शॉर्ट सर्किट करंट। यहीं से हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट करंट बराबर में क्या लिखते हैं हम, बेस करंट या रेटेड करंट। बेस या रेटेड करंट पुनः 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ 100 तो परसेंटेज एक्स लिखेंगे। देखिए याद रखना है, याद रखना है बेटा, फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए, फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए हम कभी भी रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते। जो रेजिस्टेंस होता है, आर होता है, हम यूज नहीं करते बेटा। हम सी का यूज नहीं करते, ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है बेटा रिएक्टर। तो फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए एयर कोर टाइप इंडक्टर, जिसको जनरली हम लोग रिएक्टर कहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे जी, रिएक्टेंस को। प्यारे बच्चों, यदि हम लोग शॉर्ट
इस सेक्शन से आपके पास में देखो, कराने को तो मैं भी आपको ये करा दूं कि लाओ कैलकुलेटर और लगवा दो, तो मैं इससे बड़े से बड़े सवाल अगर गेट का एग्जाम देने जाते तो मैं तुम्हें ये पूरे एक एक न्यूमेरिकल 20-20 मिनट का करा देता। हमें ये समझना पड़ता है कि हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और किस एग्जाम को देने जा रहे हैं। आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो नहीं है दोस्त कि आप 10 मिनट का न्यूमेरिकल लगाओ। अब जबरदस्ती कोई करने लगे कि ना जी तुम इसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाओ, तो कोई बेनिफिट नहीं है दोस्त, कोई बेनिफिट नहीं। आपके से अगर पूछेगा तो कंडीशन बेस्ड है कि ये वैल्यू दिया है, पहचानिए कौन सा फॉल्ट है। सीधे सीधे आपको बेस करंट देगा, परसेंटेज रिएक्टेंस देगा, बेटा आपको शॉर्ट सर्किट करंट पूछेगा। आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए पूछा जा सकता है बेटा, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए बेस या फिर रेटेड एमवीए, बेस या रेटेड एमवीए इनटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स बेटा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली चाहे तो आप न्यूमेरिकल करें या नहीं करें, न्यूमेरिकल जो आएगा वो ऐसा आएगा, आपको मान दिया जाएगा, कहेगा कि किसी एक ट्रांसफार्मर, मशीन, लाइन, जनरेटर का बेस एमवीए 1000 है। फॉल्ट को लिमिट करने के लिए परसेंटेज रिएक्टेंस 5% है। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए बताइए, आपको डायरेक्ट मान लगाना है। आपके पास में यहाँ 2-3 स्टेप वाला न्यूमेरिकल नहीं आता कि आप कहें कि सर हम एक काम करें, हम कैलकुलेटर से पहले उसे थेवेनिन में ले जाएं, बदले, फिर हम इसे इक्विवेलेंट निकालें थेवेनिन से, फिर आप वैल्यू यहाँ रखो। इतना घुमा फिरा के नहीं देगा। आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी एज कंपेयर टू घुमावदार चीजें। जैसे एक बच्चे ने एक सवाल भेजा, एक टेस्ट सीरीज है जैसी बड़ी फेमस, इंडिया की एक बहुत ही फेमस टेस्ट सीरीज के लिए बड़ी फेमस एक संस्था है जी, छोड़ो हमने कहा फेमस है काफी, बच्चे बड़ा शिद्दत और ईमानदारी से अच्छा खासा पैसा देते हैं। इन्हें यही नहीं पता रियली में कि आप किस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे हो। एक बच्चे ने कहा कि सर हम एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज लगा रहे थे और इसमें हाइब्रिड पैरामीटर पर आधारित न्यूमेरिकल था एनालॉग में। हम बोले बाबू, सैलेन सर को भी बच्चे ने कहा, गुरुजी ने बड़ा क्लियर कहा कि भाई ना तो पास्ट में सवाल आया और ना भविष्य में आता, कोई मतलब ही नहीं है। फॉल्ट एनालिसिस के कुछ बच्चों ने हमें भी भेजे फोटो खींच के, सर इसका सॉल्यूशन दे दो। ठीक है भाई, हमने तो करा ही रखे कहीं ना कहीं, लेकिन फायदा नहीं है। आप 10 पेज का या 2 पेज का 10 लाइनों का न्यूमेरिकल करके जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो। तो आपको बहुत भारी भरकम नहीं जाना है दोस्त। अगर ये बेसिक चीजों का आइडिया है, आपको कम समय में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करना है, वो एग्जामिनर को भी पता है। एग्जामिनर ये चाहता ही नहीं तुम 200 में से 200 लाओ, एग्जामिनर तो ये चाह रहा है कि इनके 120-30 कर लेंगे बढ़िया सा पेपर वाली शिफ्ट में, तो ठीक है बात बन जाएगी। एग्जामिनर ने थोड़ा ना 200 के लिए बनाया है। तो आपको ये समझना है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये क्रीम है। जबरदस्ती ये कंपटीशन दोस्त हमारे नॉलेज चेक करने का नहीं है, आपके मेहनत चेक करने का है। हम जबरदस्ती ऐसे सवाल देकर कि चलो आज तुम्हें ये सवाल लोड फ्लो लगवाऊंगा, चलो मैं और लिख लूं ऊपर टाइटल एसएससी जेईई, कोई मतलब है? तो डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे एक बच्चा पहले कमेंट भी कर रहा था कि सर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, नाम तो हम नहीं बोलेंगे, कि हम डिमोटिवेट हो गए कि बहुत टफ। अरे भाई दोस्त, तुम्हें ये पता ही नहीं कि आईएएस को पेपर को तुम किन बच्चों को करवा रहे हो। गेट का जो पेपर पुराने सवाल आपने दिए 2-2 नंबर का गेट के, ये समझना चाहिए। अरे गेट में कैलकुलेटर होता है? तुम उठा के एज इट इज उसे कहेंगे एसएससी के बच्चों को मूर्ख बना रखा है। अरे भाई साहब रुको, TG2 के बच्चे, एक बच्चा रात मुझे मैसेज ये कर रहा है, कमेंट कर रखा उसने बकायदा कि सर लोग ऐसी वीडियो दे रहे हैं कि तुम्हारी टक्कर बीटेक और डिप्लोमा वालों से। अरे बाबा, अरे तुम अपना ध्यान दो ना, तुम अपने
खुद पे ध्यान दो, दूसरे के चक्कर में क्या पड़ रहे, टक्कर ऐसे बता रहे जैसे भाई हाथियों की लड़ाई हो रही हो या तुम्हारी लड़ाई उनसे है। क्या मूर्खता, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, दूसरे से हमें क्या मतलब है, किनसे नहीं है। और हमसे तुम लिखवा लो, मैक्सिमम लोग वही जाएंगे जो TG2 में जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई करी है। वो फर्क नहीं पड़ता कि हमने देखे नहीं क्या बीटेक वाले भी क्या क्या तूफान थोड़ा ही है। और जितने पुराने बच्चों को हमने ढंग से पढ़ा रखा, कभी तसल्ली कर लो, जो अपने आप को तुरंत खा समझता हो। हम भी बैठा है 5-7 का नाम लेकर, और डिप्लोमा या बीटेक वाले भी बैठे, कर लो तसल्ली। यही तो अपने आप को कम क्यों आंकोगे, अपने आप को बढ़िया रखो, फिट रखो, आत्मविश्वास से भर के रखो। अगर वैल्यू आती है, बात नहीं, हम करेंगे बात, तुम सुनो। हाँ बता रहे हैं तो सर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज है उनका, अरे सुन लो, टेस्ट सीरीज दिए, उसके बाद जैसे हम टीजी पर तैयारी कर रहे हैं तो हम लगा रहे हैं, तो हमारे मान लीजिए आपके टेस्ट सीरीज में 115 110 आ रहा है, तो उनका टेस्ट सीरीज दिए, उनके में आ गया हमारा 90 नंबर, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा यार, अब ये टेस्ट हमको ज्वाइन करना। तो ऐसा उनका इट्स कॉल्ड ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये जब नौकरी में चला जाएगा तो इसे 1 महीने में 2-4 दिन बुलाया करूंगा मैं। रियली, लेकिन ये फैक्ट है जो उसने कहा कि बच्चे को ये लगता है कि यार इसमें तो बड़ी नई चीजें मिल रही है हमें, है ना। इसके अरे 1 मिनट शांत। लगा रहे हैं तो ऐसा मतलब हम पढ़े तो ऐसा डेंजरस पिक्चर दे देंगे, हम लगा नहीं पाएंगे, दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, तो फिर सोचेंगे कि यार अब इससे पढ़ना होगा हमको। सर बहुत गड़बड़ करते हैं। अरे उसके अंदर बहुत दर्द है यार, वो बयां अगर कर रहा है तो देखो जी, चलो याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यूज दी जाएंगी, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, इस तरह के सवाल को पहले राउंड में ही लपेट देना है, ठीक है। ये नहीं कि बाद के लिए इंतजार करो। नॉर्मल आपको रेटेड या बेस वैल्यू देगा, परसेंटेज रिएक्टेंस देगा, बस ये ध्यान देना है कि इसमें परसेंटेज में ही रिएक्टेंस लगेगा, 10%, 20%, 70%। अगर वैल्यूज होगी तो 1/, ये लिखा ही है हमने, इधर लिखा था, अगर 1/x लिखेंगे तो फिर वैल्यूज, और 100/% में ही वैल्यू लिखनी है, ये ध्यान देना है। अब देखो जी, जब हम लोग सिमेट्रिकल वाले केसेस में जाते हैं दोस्त, ये हमारा था 3 फेज फोल्ड के हिसाब से चीजें। हमारे पास में एक टर्म होता है दोस्त ए का मतलब होता है 1 एंगल 120 डिग्री। अब इनसे आधारित वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फोल्ड को मैं बाद में अभी बताऊंगा, लाइन टू लाइन ये सब बाद में चर्चा करेंगे, पहले ए को समझिए। तो -0.5 प्लस जे 0.866, बेटा ए स्क्वायर का जो मान है वो होता है 240, -0.5 माइनस जे 0.866, बेटा ए की पावर 3, ये 1 आ जाएगा। अब इनसे एग्जामिनर जो भी मर्जी पूछे, आपको ज्यादा से ज्यादा देगा 1 + a स्क्वायर का मान बताइए, आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्यों? आपको a का मान भी पता है, a स्क्वायर का मान भी पता है, आपको a की पावर 3 का मान भी पता है। जब हम लोग ये हमने जो लिखा है दोस्त, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट MVA, ये हम लोगों ने लिखा है, देखिए 3 फेज फोल्ड के लिए, 3 फेज फोल्ड के लिए। अब हम लोग चलते हैं जी अनसिमेट्रिकल फोल्ड पर, अनसिमेट्रिकल फोल्ड पर चलते हैं। अनसिमेट्रिकल फोल्ड नॉर्मली 3 फेज फोल्ड हमारा कहलाता है जी सिमेट्रिकल। याद आ रही है ना चीजें? देखो बेटा, ये हम लोग लिखते हैं लाइन टू ग्राउंड फोल्ड है जी, एक लिखते हैं हम लोग लाइन टू लाइन, और बेटा एक लिखते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड, लिखते हैं जी। ओके जी, देखो ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा
ये लगभग आपका 85% अकेला यही, कई जगह पर 75 दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा। इसके बाद में 10% के आसपास ये है, और बाकी में डबल लाइन और 3 फेज ये सब है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दो है जो हमें देखना है। अब देखो जी, ये नोट वोट करते चलना मेरे साथ साथ में, और अभी आपको जो सर्किट ब्रेकर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी लिखाऊंगा, आपको जो फ्यूज की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी बताता हूं, जो रिले की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर भी चर्चा करते हैं कि भाई एग्जाम में ये चीजें अपना आ सकती है, तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। बेटा शांति रखो। ठीक है, चलो देखो जी, ध्यान देना इस चीज को। हमारे पास में 3 चीजें हैं दोस्त, एक हमारे पास में है जनरेटर, एक ट्रांसफार्मर और एक है ट्रांसमिशन लाइन। देखो देखो, इनके रिप्रेजेंटेशन से कुछ बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जनरेटर के रिप्रेजेंटेशन में हमें ये देखना है कि पॉजिटिव सीक्वेंस जो रहेगा, तो मैं लास्ट पेज पे एक छोटी सी और चीज लिखा दूं। हम लोग लिखते हैं IR1, IR2, IR0। एक हमारे पास ये है, और दोस्त एक टेबल हम लोगों के पास में ये सीक्वेंस है। IR1 का मतलब आता है पॉजिटिव सीक्वेंस, IR2 का मतलब आता है नेगेटिव, और प्यारे बच्चों IR0 का मतलब होता है जीरो। ठीक है जी। हम लोग ये भी लिखते हैं कि IR, IY, IB। तो IR ये जब हम मेंशन करते हैं तो ये आता है 1 1 1, यहां मिल जाएगा हमें 1A स्क्वायर, 1A स्क्वायर और A। 1/3 भी तो लगेगा यार, 1/3 के लिए स्पेस भी तो छोड़ना था। नहीं, IR बराबर इसमें नहीं आएगा रे, दूसरे वाले में तो हमने सही लिखा, और यहां पर हमें मिल जाएगा इसके साइड में ये अब होगा सही, A स्क्वायर और A स्क्वायर, और यहां लिखेंगे बेटा IR0, IR1 और IR2। IR का मतलब है R फेज में, IY का मतलब है Y फेज में, और IB का मतलब है जी B फेज में। ये जीरो सीक्वेंस है, ये पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसी को जरा ध्यान दें, हम थोड़ा सा यहां लिखते हैं इसे IR1, IR2, IR0। बेटा इसे ये लिखेंगे 1/3, और यही मैट्रिक्स
ये मैट्रिक्स पे तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना भयंकर चीज आएगा, अभी देखना। यहां है 1 1 1 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर और ए, और यहां पर है आई आर आई वाई और आई बी। आपको बेटा ये दिमाग में रखो कि आई आर नॉट, ये आई आर नॉट, आई आर वन और आई आर टू। जैसे आपको जीरो सीक्वेंस करंट पूछ ले तो जीरो सीक्वेंस करंट यहां निकालेंगे कि आई आर नॉट बराबर में 1/3। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो आई आर आई वाई और आई बी। यही पूछता भी है एग्जाम में और जरूरी है। तुम्हें तीनों फेज में अगर मैं करंट दे दूं और तुम्हें यहां जीरो में पूछ लूं कि जीरो सीक्वेंस ऑफ करंट बताइए, बता सकते हो? अरे एक में 5 दे दिया सपोज, एक में 3 दे दिया, एक में 2 दे दिया, तो तीनों को ऐड करके 1/3 कर दें तो हमें आई आर नॉट मिल जाएगा। इस पे आपके लिए नहीं बनेगा, आपके लिए ये चीजें है बस है। नहीं वो डिटेल में जब हम कर रहे होंगे तभी बनेगी बात। नहीं ये वाले पोर्शन नहीं है, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला ये मैंने मेंशन कर दिया, ये वाला आई आर दे दिया, आई वाई दे दिया, आई बी दे दिया, तो जीरो सीक्वेंस पूछ लिया तो आई आर नॉट बराबर ये हमने लिखाया भी है आपको, ये वाली लिखाई दी है। वैल्यू देगा, एक की वैल्यू मान लिया 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, रियल नंबर में दे दे, कॉम्प्लेक्स में दे दें, एक को कहें कि 1 + j2 है, दूसरा कुछ दे दे, तीसरा कुछ दे दे, तो तीनों को ऐड करके 3 से भाग देना है बस। IR1 पूछ ले तो ये आ जाओ, फिर आपको कैलकुलेटर का कष्ट करना पड़ेगा, इसलिए तो IR नॉट पूछा है। IR1 बिल्कुल खोद गए पूछ रहे तुम तो। अब आएगा IR प्लस में AIY प्लस में A² IB, तो ये नहीं पूछता पेपर में, ये आएगा नहीं, इसमें कैलकुलेशन में तुम्हें लंबा समय लगेगा। एग्जामिनर भी इस बात को समझता है कि भाई इनसे किस लेवल तक की चीज पूछनी है। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है लाइन टू ग्राउंड, उसके बाद में लाइन टू लाइन, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आते हैं। अब देखो बेटा, जब हम जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इसमें जो पॉजिटिव सीक्वेंस x1 है वो तो x2 के बराबर है, लेकिन जो x0 है ये हमारा कम होता है x1 और x2 से, तो ये बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, x0 कम है। अब देखो जी, जनरेटर में हमेशा सदैव ये याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में ही होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में ही होता है। नेगेटिव और जीरो में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होता। तो आपको सिर्फ ये कहना है जी, देखो अगर जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस बनाएंगे तो ही वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। पॉजिटिव सोर्स मतलब ये हो गया E1, और भाई पॉजिटिव रिएक्टेंस दोस्त क्या है X1, तो भाई जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, वोल्टेज सोर्स दिखाया जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि जनरेटर का जीरो सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोस्त देखो पॉजिटिव तो ये है, नेगेटिव को सीधे वोल्टेज सोर्स क्या कर दिया, अरे शॉर्ट होता है सीधे, वोल्टेज सोर्स होगा ही नहीं, तो नेगेटिव का ये बनता है, नेगेटिव में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं बना होता। ठीक है, अब जीरो, देखो जीरो में अगर स्टार है लेकिन अनग्राउंडेड है, बेटा ये है स्टार अनग्राउंडेड,
अनग्राउंडेड, ग्राउंड तो नहीं दिख रहा ना, और बेटा ये है स्टार ग्राउंडेड, ठीक है बाबू, और ये है स्टार ग्राउंडेड कुछ रिएक्टेंस एक्सन के साथ। अगर अनग्राउंडेड है, अरे वाह, तो भैया याद रखना दोस्त, वोल्टेज सोर्स कुछ होगा ही नहीं, और अगर ग्राउंडेड है तो भैया शॉर्ट है। और भैया अगर किसी रिएक्टेंस से है तो एक्स नॉट में 3xn को जोड़ देना है, समाप्त। तो पेपर में दोस्त ये भी कम आता है, ये भी कम आता है। पेपर में ये आएगा कि कोई एक जनरेटर अनग्राउंडेड है तो उसमें जीरो सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया आपको एक चित्र दिखा दिया या 4 डायग्राम पहचानने पड़े, तो कहना अनग्राउंडेड में तो ये खुला है, और अगर ग्राउंड है तो ये शॉर्ट है, और अगर किसी रिएक्टेंस से ग्राउंड है तो इसका 3 गुणा को और जोड़ देना है 3xn। ये था जनरेटर का प्रस्तुतिकरण। देखो दोस्त, ट्रांसफॉर्मर में जब आप ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन किया करते तो ट्रांसफॉर्मर में ये कंडीशन बहुत जरूरी है, x1 बराबर x2 है बेटा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन x0 बड़ा है यहां x1 और x2 से, ठीक है भाई। यहां पर पॉजिटिव निगेटिव, अरे वोल्टेज सोर्स नहीं होता इसमें, ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता, ये कोई बिजली उत्पन्न करता है, ये तो ट्रांसफर करता है, तो वोल्टेज सोर्स नहीं प्रस्तुत करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे आप इसमें सिर्फ रिएक्टेंस लगाते हो। पॉजिटिव निगेटिव में जो रिप्रेजेंट हम करेंगे, हमने कहा जी ये बस x1 पॉजिटिव में लगाना है, x2 निगेटिव में। बात आती है जीरो सीक्वेंस की, और भैया ये लिख लो, देखो मोटे मोटे शब्दों में लिखा जी, इंपॉर्टेंट। इसके लिए बनता है जीरो सीक्वेंस डायग्राम। ये x0 है, ये है पैरेलल, ये है सीरीज स्विच, ये पैरेलल बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया सीरीज। ये है 1 डैश, ये है 2 और 2 डैश। बेटा हमेशा दिमाग में ये बैठा लो, ये चीज तुम्हें ऑब्जेक्टिव रटने से तुम कर ही नहीं सकते। ये हमने जो मेहनत की है 5-7 महीने, उन्हें तुम ऑब्जेक्टिव मात्र से पॉलिश कर नहीं सकते। हम दोपहर भी वहीं थे, वही तो पॉइंट समझाया तुम्हें। प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली करो। अब जैसे ये हमें पर यूनिट बताना था, तो हम ये सब बताकर आए दोस्तों में, एक ही सवाल में सब रिवीजन अपना। देखो हमेशा याद रखिए बेटा, यदि स्टार है, ग्राउंडेड है क्या ये, तो हम कहेंगे कोई स्विच बंद नहीं, कोई बंद नहीं करना। अगर स्टार ग्राउंडेड है तो सीरीज करें, सीरीज स्विच को दोस्त बंद करेंगे, क्लोज्ड करेंगे। यदि स्टार है और किसी रिएक्टेंस एक्शन से है, तो देखो हम सीरीज स्विच को बंद करेंगे और 3xn को 0 के साथ जोड़ देंगे, वही जो यहां किया। और अगर डेल्टा है तो हम पैरेलल या शंट स्विच को बंद करेंगे। देखो सवाल पकड़िएगा, सवाल पकड़ना जरूरी है बेटा, क्या आपको एग्जाम में दिया क्या है और पूछ क्या रहा, ठीक है जी। अगर इन चीजों को गलत करके आए तो ये मानो कि मुझे तुम दिल से धोखा दे रहे हो। इसलिए एक्यूरेसी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। सवाल ये दिया है, ठीक है जी, इसमें एक्शन दिया है, हमारे सर ने हमें कहा है कि ये एक्शन दिया है तो 3xn जोड़ना है x0 में। अगर स्टार अनग्राउंडेड है जी, कोई स्विच नहीं हमें बंद करना, दिमाग में हड़बड़ाहट नहीं रखनी। इस क्लास को, इस मोमेंट को याद रखना है कि हमें सर ने बार बार किस चीज पर फोकस किया।
और इस सेशन का जितने सेशन मैं लगा रहा हूं दोस्त, कंटेंट पर तो मैं तुम्हें बोलता कि चलो ठीक है पुराना रिवाइज कर लेना, खुद के रिवीजन करके भी पॉलिश हो जाती। मेरा पर्पज इससे दो तीन है, एक तो ये रिवाइज करवाना और दूसरा आपको आपके ऊपर खुद के आत्मविश्वास बढ़ाना, ताकि आपका डर कम हो, आपको बार बार समझा सको कि भाई ये गलती मत करना, वो गलती मत करना। यार देखो आपको ये दे दिया बच्चों की जी डेल्टा स्टार ये है जी, इसके लिए आप जीरो सीक्वेंस डायग्राम खींचो। अब ठीक है जी, भाई आपने कहा जी देखो एक्स नोट तो रहेगा ही, आपने कहा जी ये प्राइमरी है, अजी सर प्राइमरी पर तो डेल्टा में है, तो डेल्टा में जब स्विच को बंद करेंगे बेटा ये हो गया। अरे हुआ दोस्त, आपने कहा जी ठीक है। अब हम सेकेंडरी पर गए, ये भाई प्राइमरी साइड है दोस्त, ये सेकेंडरी है जी। तो सेकेंडरी पे आपने देखा कि सर ये तो स्टार है, राइट जी, तो आपने कहा ठीक है जी स्टार है, तो जो स्टार स्विच था ये सीरीज वाला ये बंद कर दिया। आपने कहा सर ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है भाई। मान लिया आपको एग्जामिनर दे जी अजी डेल्टा डेल्टा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स नोट है जी, प्राइमरी क्या है इधर, सेकेंडरी क्या है इधर, सर ये तो ऐसा दिख रहा है। तो एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है आपको सीधे ये दे दे और आपको कहें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है जी। बस तो ये अपने दिमाग में रखने की आपको आवश्यकता है भाई, कि भाई किस तरह का सवाल बनेगा और क्या आपको करके आना है। तो ये हो गया हमारा अलग अलग का रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा एक और चीज है, एक और बीमारी देखो, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में सेम यही कंडीशन है, x1 बराबर में x2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर है। लेकिन देखो ट्रांसमिशन लाइन में और ट्रांसफार्मर बेटा ये स्टैटिक है, अरे घूमता तो नहीं। इनमें बेटा जो जीरो सीक्वेंस कंटेंट होता है दोस्त वो कम होता है, जीरो सीक्वेंस जो कंटेंट है या करंट है वो कम बहेगा दोनों में। तो कम तभी तो बह सकता है जब रिएक्टेंस ज्यादा दिखेगा। तो देखो इसमें भी जो रिएक्टेंस है बेटा ये x1 x2 से ज्यादा है। ट्रांसमिशन में जीरो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं होता यार। फिर से देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, पेज से शुरुआत से पढ़ो कि अगर हमें देखो कहां कहां बच्चे गलती कर रहे हैं। सवाल पता है क्या दिया है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर यूनिट इंपीडेंस 8 है या 0.8 है, तो सेकेंडरी पर रेफर्ड करके बताइए। बच्चा पता है क्या कर रहा है, टर्न रेशियो से हल कर रहा है। अरे यार दोस्त पर यूनिट में, पर यूनिट को दोस्त ये पर यूनिट का मतलब परसेंटेज भी हो सकता था। पर यूनिट में 100 से मल्टीप्लाई मींस परसेंटेज। ट्रांसफार्मर में जब हम लोग पर यूनिट सिस्टम की बात करते हैं, साउंड अच्छा ये हालत होगी, अभी से क्लास में आवाज बंद होगी तुम्हें आनी है, अभी तो पेपर भी ना दिया दोस्त। तो ट्रांसफार्मर में लो या हाई पर इंपीडेंस आपको पर यूनिट में बराबर दिखेगा। अगर प्राइमरी पर 0.8 है बेटा तो सेकेंडरी पर भी वही ठीक करना है। अब देखो जी ये आपको केवी एमवीए में दे दिया, आपको जो आंसर दिया ये भी बड़ा फेवरेट है, पेपर में आ भी चुका। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको केवी में या एमवीए में दिया जाए, लेकिन ये देखो ये ओम में तभी आएगा जब ये केवी में, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, किलो का 10⁶ और मेगा का मतलब 10⁶, दोनों कट जाएंगे तभी ये ओम में आएगा। अब देखो जैसे आपने यहां रख दिया भाई जेड पर यूनिट बराबर में जेड एक्चुअल अपॉन में जेड बेस। प्यारे बच्चों जेड बेस क्या है, आप कहेंगे केवीबी का स्क्वायर और बेटा यहां पर एमवीए बी, ये ऊपर भाग जाएगा बेटा, ये है ठीक है जी। फिर नेक्स्ट ये दिमाग में रखिए कि जेड पर यूनिट न्यू, ये फॉर्मूले पर आधारित बेटा न्यूमेरिकल भी बनता है और ये फॉर्मूला भी जरूरी है। ये कई अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट होने वाली चीज है।
तो अपना ये याद रखिए। इसके बाद में 3 फेज से बेटा ये याद रखिए, ISC बराबर बेस अपॉन रेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा जरूरी हो गया है। ए स्क्वायर ए क्यूब, ये बहुत जरूरी हो गया है। फिर इसके बाद में इस मैट्रिक्स पर आधारित आपको मैक्सिमम टाइम टिक लगाने को आता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जनरेटर के रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है जी, जीरो सीक्वेंस आपका कम है, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस कम है, वो ट्रांसफार्मर में और बेटा ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा है। स्विचिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज पर। ये हो गया। अब देखो जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमने ले लिया क्या तुमने भाई फोटो स्क्रीनशॉट जो भी है? अरे ले यार, तो नाराज हो गया यार। देखो, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, बेटा आपके एग्जाम के लिए इन पर न्यूमेरिकल उतने जरूरी नहीं है जितना इनकी कंडीशंस जरूरी है। देखो, लाइन टू ग्राउंड के लिए ये लिखा जाता है कि IR1 बराबर IR2 बराबर में IR0। बेटा इसका मतलब ये है कि सभी सीक्वेंस करंट दोस्त बराबर, तो इसका मतलब है कि ऑल यानी कि सभी सीक्वेंस श्रेणी में जुड़ी हुई, ऑल सीक्वेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सभी सीक्वेंस श्रेणी में जुड़ी हुई है। ये बहुत बार रिपीट होने वाली चीज है। इसके बाद में सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई फॉल्ट करंट एक्चुअली कितना है, तो याद रखिएगा ये 3IR1 के बराबर, भाई IR है तो IR2 भी है, और बेटा इसका फॉर्मूला भी यही है, 3E अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस में Z0 प्लस में 3ZN। हाँ ठीक है जी, ये छोटी सी कहानी है। Zn तो आपको समझ में आ गया ना भाई, न्यूट्रल इंपीडेंस। आप चाहे तो फॉर्मूले को रिएक्टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है जी। 3Zn क्या, चलो ZF लिख लो आप, अभी इतना गहराई में जाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्ट इंपीडेंस। होता तो Zn भी है लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, इसे कहा जाता है जी फॉल्ट इंपीडेंस। लिख लोगे, सभी सीक्वेंस क्या है सीरीज में। देखो बेटा लाइन टू लाइन भी है, लाइन टू लाइन में दोस्त जो जीरो सीक्वेंस है वो है 0, और IR1 बराबर में माइनस IR2। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये दोनों कैसे जुड़ गए, सीरीज अपोजिशन में जुड़ गए। यहां पर ये याद रखिएगा कि जो फॉल्ट करंट है वो है √3E अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस में Z0 नहीं आता इसमें, इसमें आएगा फिर ZF। इसमें जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस से जीरो सीक्वेंस, अरे जब ये नहीं है तो ये भी क्यों आएगा, तो जीरो सीक्वेंस इसमें नहीं होता है। फिर है बेटा लाइन टू ग्राउंड। बेटा अब इसमें जो सभी सीक्वेंस है ये जुड़ी होती है दोस्त पैरेलल में, तो हम लिखते हैं कि ऑल सीक्वेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल सीक्वेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा जब कनेक्टेड इन पैरेलल है तो क्या हम लिखें कि VR1 बराबर में VR2 बराबर में VR0? भाई वोल्टेज तो पैरेलल में समान है ना दोस्त, तो यहां पर हम लिखते हैं सीधे कि अगर हम डबल लाइन टू ग्राउंड में करंट देखें तो ये 3IR0 आ जाता है। और इसके लिए जो शर्त लिखेंगे बेटा, ये हम लिखेंगे
कि IR1 बराबर में माइनस IR0 प्लस में IR2। इसी का मतलब बेटा ये है कि भैया IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR0 बराबर 0। गलती नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक। अब देखिए बोर्ड पर हमारे, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत भयंकर 50-100 सवाल है, इससे नहीं है। बोर्ड पर सिर्फ 5 से 6 ऑब्जेक्टिव है फिलहाल। वो क्या है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सभी सीक्वेंस कैसे जुड़ी होती है, सीरीज में होगी बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सीरीज का मतलब हो गया कि अगर आपको तीनों करंट बराबर दे दिए जाए तो आप देखते पहचान लेंगे कि भाई तीनों बराबर है, मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। फिर ये है कि 3/Z1 Z2 Z0 3Z, ठीक है जी। लाइन टू लाइन की पहचान है कि जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगा, ठीक है भाई। और यहां हमने कहा IR1 बराबर में माइनस क्या IR2, इसका मतलब है कि पॉजिटिव व नेगेटिव कनेक्ट है सीरीज अपोजिशन में। IF लाइन टू लाइन, दोस्त ये हो गया फॉर्मूला हमारे ये। अब देखो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की पहचान किससे है? हम कहेंगे कि देखिए ऑल सीक्वेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने कहा VR1 बराबर VR2 बराबर VR0। और बेटा डबल लाइन टू ग्राउंड से प्यारे बच्चों हमें मिलता है 3IR0। IR1 बराबर में माइनस IR2 प्लस IR, ये IR0 प्लस में IR2 इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव। ये कहानी है हमारी फॉल्ट एनालिसिस और पर यूनिट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेटा। अरे इतने से कर लेंगे, ओके जी। यहां तो तुम बिल्कुल दिल जीत लेते हो, नालायको पेपर में क्या हो जाता है फिर है? यहां तो तुम्हारे से नो सुन ही नहीं पाते हम बिल्कुल। चीजें तो यही आनी है चीजें तो यही आनी है। अच्छा अरविंद जी, आप बात क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी तो बताइए। बताइए जी। बेसिक के न्यूमेरिकल को, माइक चल रहा है? चल रहा है। आप लोग भी सुन लो, और ये हमारे YouTube के सर वॉइस नहीं आ रही है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। सर वॉइस हमने तो धुआंधार भेज रखी यहां से, अब कहां टूट गई भाई? माइक तो चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, आप लोग सुन लीजिएगा, देखना भाई आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? चेक करो जरा, EAD वाले चैनल पर आ रही है? बताइए। ये देखो, लड्डू तो बोल रहा है आ रही है। अब हमारी बात सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लो। बेसिक इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल आएंगे KCL KVL पर, खासकर KVL पर या KCL पर। हम मेथड का नाम ही नहीं लेते। फाइंड करंट आई, और सिंगल नोड वाले आएंगे, सिंगल नोड वाले आएंगे तो भाई बस वही रमन सर मेथड तुम्हें लगाना है जी।
पाप लग जाएगा यदि तुम वहां भी समीकरण बना v माइनस ये सब है। एक एक, ये हमारा वादा है आपसे, एक एक न्यूमेरिकल में वैलिड होगा जो आपके पेपर में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो वो जमाना तो चला गया कि अब भी हम भी -10 इससे करें, अबे उंगलियों पे करो नालायको, वो जमाना ओवर। ठीक है जी, बस तो आनंद लो और पेपर को बढ़िया अटेम्प्ट करके आओ, और जो बढ़िया नहीं करके आएगा वो फिर हमसे मिले, फिर हम कुछ ना कुछ बताएं उसे। एक टॉपिक और है, छोटा सा है दोस्त, सर्किट ब्रेकर। ओहो, ब्रेकर ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों प्रकार के हैं। आइसोलेटर हमेशा हम क्यों ना लिख ले भाई, आइसोलेटर करंट रेटिंग मैटर नहीं करते, यस, नो लोड से। अरे ऑटोमेटिक या मैनुअल है। करंट रेटिंग नॉट मैटर। चलो जी, आज हमने इंग्लिश की भी ऑपरेशन कर दिया बेचारी का, और क्या करें। बस सर्किट ब्रेकर सुनो, देखो सर्किट ब्रेकर का काम है सर्किट को इंटरप्ट करना। सर्किट ब्रेकर सेंस नहीं करता, सर्किट ब्रेकर रिले के साथ मिलकर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है दोस्त, है जी। सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट फिक्स और एक मूवेबल, सुबह नहीं बताया था लीनियर इंडक्शन मोटर पे रखा है। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट बनाते हो ये बनाइए हाई कंडक्टिविटी मटेरियल से, तो संपर्क बिंदु पर सिल्वर की लेयर चढ़ा दीजिए, परफेक्ट चलेगा। या फिर टंगस्टन को करिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जी, टंगस्टन अलॉय को करिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। टंगस्टन का उतना बढ़िया नहीं है जितना सिल्वर का है जी। पैसे कोई दिक्कत ना मानो, इलेक्ट्रिकल में खूब पैसा है। संपर्क बिंदु सिल्वर के बनाएंगे। इसमें जो आग लगने की शुरुआत होती है, देखो आर्क इनिशिएट जो होती है दोस्त, वो होती है, बोलो जल्दी से, फील्ड एमिशन प्रोसेस। ये होती है फील्ड एमिशन प्रोसेस से, ठीक है, समझ जाओगे। ओके जी, आर्क इनिशिएट रहेगी फील्ड एमिशन प्रोसेस। अब आग को इंटरप्ट करना है, फिर मेंटेन, देखो इससे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है हमारी थर्मोनिक एमिशन प्रोसेस। चलो ये लिख लो जी, इससे मेंटेन रहती है। खैर ये नहीं आता पेपर में, पेपर में ये है कि किस प्रोसेस से आग इनिशिएट करेगी बेटा। फिट हो गया, ठीक है। अब देखो आग को बुझाना है, तो हमने कहा जी ठीक है, एक हमारे पास में है लो रेजिस्टेंस मेथड। भैया दिमाग में रखो, लो रेजिस्टेंस जो मेथड है ये बनेगा बिल्कुल सही एसी के लिए, हाई एसी के लिए, बिल्कुल लोड ना ले तो। और एक होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड। देखो ज्यादा नहीं बताएंगे, ये इस्तेमाल होता है लो एसी के लिए और दोस्त डीसी के लिए, ठीक है। इसमें जो मेथड है, एक होता है, बोलो जल्दी से, आर्क को स्प्लिट कर दीजिए। एक होता है आर्क लेंथनिंग, या कहें कि लेंथनिंग कर दे, है ना। लेंथनिंग एरिया को घटाकर या फिर फोर्स ब्लास्ट करके, ये मेथड है जी। अब ठीक है, लो रेजिस्टेंस मेथड किसमें, लो रेजिस्टेंस मेथड इसमें कि तब हम इंटरप्ट करें दोस्त जब ये नेचुरल करंट 0 से पास होता हो। सेट है दिमाग में, पेपर में लगा के आना ये।
आपको ये सवाल है, ये एक बार पेपर में आ भी चुका और इससे हमारा श्राप भी है कि इस बार भी फंसे ये, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑप्शन ए देगा डीसी, ऑप्शन बी देगा एसी, ऑप्शन सी देगा लो एसी और डी कहेगा ए और सी दोनों। बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ बच्चों को। ये लो वैल्यू ऑफ एसी में भी इस्तेमाल होता है और डीसी में भी इस्तेमाल होता है, लो एसी में भी और डीसी में भी। क्या? हाई रेजिस्टेंस मेथड। याद हो गया? ओके वेरी गुड। बस रुका नहीं जा रहा, अब मिनट मिनट जल्दी जल्दी, ये नहीं देखो दिमाग में रहेगी। देखो हमेशा ये चीज को सेट रखो कि जब नेचुरल करंट, इनके फॉर्मूले देंगे, जब ये नेचुरल करंट 0 से जा रहा हो, नहीं है नहीं, जिस समय ये 0 से पास हो रहा हो उस समय जो वोल्टेज होगी ये कहलाती है रिस्ट्राइक वोल्टेज। रिस्ट्राइक वोल्टेज दोस्त, ट्रांजिएंट वोल्टेज, बार बार हाई वैल्यू जाने वाली वोल्टेज। ठीक है जी। जब थकान लगे तो अपने अंदर शक्ति जगाओ, प्यार की शक्ति भाई अपने, है जी। लाइट लाइट ब्रह्मास्त्र मूवी, तेजस्वी बोल रहा था, अरे डायलॉग वो शॉर्ट्स में देख रहा था ना, वो तो बटन वाला डायलॉग है उसमें, है अस्त्र भाई। हम भी बनाएंगे जो बच्चे सिलेक्शन देंगे उनके नाम से, जैसे अलग अलग शस्त्र है, शिवम शस्त्र अस्त्र है जी, जैसे जयप्रकाश, इसका कुछ और नाम रखना पड़ा, जय वीरू टाइप कुछ है ना। देखो ये कहलाती है रिकवरी वोल्टेज, ये होती है रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज हम कहेंगे कि फॉल्ट के बाद में, फॉल्ट क्लियर होने के बाद में जो वोल्टेज है ये है रिकवरी। दोस्त याद रखिएगा जो रिस्ट्राइक वोल्टेज है Vm1 माइनस कॉस टी बाई अंडर रूट एल से किलो वोल्ट। बेटा याद ये रखो कि रिस्ट्राइक वोल्टेज जो ये केवी में हम लिख रहे हैं ना, देखो डिपेंड क्या है यार दोस्त, ये बोलो ना। अब Vm यार तो कहां से डिपेंड है दोस्त? पीक से है। ये शॉर्ट के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए खतरनाक है। सिंपल भाषा में याद रखो ना, डेंजरस, नुकसानदायक होगी, मोस्ट सेवेरे, इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट सेवेरे, मींस ज्यादा खतरनाक है। तो किसके लिए? शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए उतना नहीं है भैया। फिर है ट्रिपल आरवी, Vm बाई अंडर रूट एल सी साइन टी अपॉन अंडर रूट एल सी किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अच्छा जी, ये नॉर्मली पूछता है कौन सी वैल्यू हो गई? पीक वैल्यू। याद रहना चाहिए क्योंकि Vm है दोस्त, एल और सी पे डिपेंड करेगा कि नहीं? एल और सी पर डिपेंड करेगा। अच्छा जी, फिर दूसरी चीज यार दोस्त, एवरेज भी होता है। एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं हम ट्रिपल आरवी का, 2Vm बाई पाई अंडर रूट एल सी केवी। ये हम लोग एवरेज वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसका कि भाई एवरेज वैल्यू ये है। तो ये तो हो गए हमारे रिस्ट्राइक वोल्टेज। अब ध्यान से ये देखना है कि कई बार फॉल्ट होता है, सर्किट ब्रेकर अगर उसे नेचुरल करंट 0 जाने से पहले ही आर्क को जैसे इंटरप्ट कर रहा है, फॉल्ट हो गया, आग लग रही है, तो नेचुरल करंट जाने पे आग को इंटरप्ट करना बढ़िया था क्योंकि उस समय आवेश नहीं था। यदि 0 जाने से पहले ही आग को इंटरप्ट कर दें तो इसे कहा जाता है करंट चॉपिंग। देखो नेक्स्ट है दोस्त करंट चॉपिंग। तो जैसे आपसे पूछ लीजिए करंट चॉपिंग क्या है, आप कहना कि नेचुरल करंट 0 जाने से पहले आर्क का इंटरप्ट होना।
हम लिखेंगे कि आर्क इंटरप्शन नेचुरल करंट जीरो होने से पहले हो जाना, नेचुरल धारा के जीरो होने से पहले हो जाना, क्या कहलाएगा जी? करंट चॉपिंग। अब करंट चॉपिंग के कारण देखो जी, EHV सुना है? अरे वाह यार, सुना है। EHV के कारण एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV लाइन में बिल्कुल देखने को मिलती है स्विचिंग वोल्टेज, और भैया इससे बचने के लिए ही डिजाइन किया जाता है इंसुलेशन को। ठीक है, इंसुलेशन ही तो है, लेमिनेशन भी तो इंसुलेट ही कर रही है। ठीक है, EHV लाइन में स्विचिंग वोल्टेज किसके कारण है? करंट चॉपिंग के लिए। अब इसे दूर करने के लिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल होता है जी। और हम कहेंगे R बराबर 0.5 अंडर रूट LC ओम। ये रहा जी रेजिस्टेंस स्विचिंग, याद हो गया? अब देखो, एक आती है हमारे पास में दोस्त ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी अभी तुम्हें बाकी जो चीजें हैं वो रटवाएंगे, तुम्हें चिंता ना करो, पेपर से पहले तुम्हें सब चीजें दिमाग में फिट करवाएंगे। ब्रेकिंग कैपेसिटी हमेशा सिंपल सवाल आता है, किसमें है दोस्त? अरे वाह। और भैया मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी जो आती है ये आती है पीक में, बराबर लिखते हैं 2.55 गुणा है कुछ भी ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये लो जी, पढ़ो जल्दी से, फटाफट से पढ़ो जल्दी से। देखो, अब सुनना है सिर्फ दोस्त, अब सुनने की कहानी स्टार्ट है। एक सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सुन लो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो ऑब्जेक्टिव आता है कि कहां इस्तेमाल होता है, ये फेवरेट है। तो गांव देहात रूरल एरिया के लिए बड़ा ही फेवरेट होता है। अब नाम दिया वैक्यूम, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आग इंटरप्शन के लिए मीडिया है, जिसे आप कहते हो क्वेंचिंग मीडिया, आग इंटरप्शन के लिए दोस्त क्वेंचिंग मीडिया, तो वहां हमने हवा को किस में बदला है? वैक्यूम में। राइट जी, वैक्यूम में आग लगती है क्या? कोई लगा सकता हो? है? नीरज तो पानी में लगा दे, नीरज तो समुद्र में लगवा लो तुम, नीरज तो बहुत कलाकार आदमी है। चलो जी, फिर देखो बेटा, ऑयल सर्किट ब्रेकर है ना, जो पेपर में कम आएंगे पहले उन्हीं को भी निपटाए। ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में 1/10 ऑयल ही भरा जाता है, यानी कि एक में 100 लीटर तो दूसरे में 10 लीटर भरोगे। ठीक है जी, ऑयल सर्किट ब्रेकर को 132 kV तक हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, कितना? 132। और वो ऑयल कौन सा है दोस्त? वही ट्रांसफॉर्मर वाला, वही अपना सेम प्रॉपर्टी है। पेपर में कम आएगा, पेपर का फेवरेट तो कुछ और है, ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखो जी, 440 तक इस्तेमाल होगा, सुनना है यार, 440 kV तक अच्छी खासी वोल्टेज तक इस्तेमाल होगा। रिपीटेड ऑपरेशन पर इस्तेमाल हो सकता है जी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फेवरेट है दोस्त, रिपीटेड ऑपरेशन। दिक्कत यह है कि करंट चॉपिंग फिनोमेना होता है अच्छा खासा, सबसे ज्यादा करंट चॉपिंग फिनोमेना, इसीलिए रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट
ब्रेकर, एक होता है एयर ब्रेक। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को कम वोल्टेज, अरे 6 kV, 5 kV, 10 kV, 11 kV कम वोल्टेज लेवल के लिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। लेकिन भाई कुल मिला के इसने इनकी सबकी वाट लगा दी। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑब्जेक्टिव रट लो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हवा से 3 से 5 गुना बहुत बेहतरीन है ना, लगभग 3 गुना बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी हवा से। भाई इतना बेहतरीन है कि तुम 11 में भी कर लो और 765 में भी कर लो, ठीक है जी, नॉइज का कोई मैटर नहीं है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ने इन्हें सबको एक तरह से बेचारों किनारे कर दिया। तो फेवरेट है, चाहे आप जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत जरूरी है। नॉन टॉक्सिक है, जहरीली ऐसी कोई गैस उत्पन्न नहीं होती, ना फ्लो करती, आग नहीं लगती, शोर नहीं है, तो सब हाँ महंगा है, खर्चा तो करना पड़ेगा। ये कहानी है तुम्हारी सर्किट ब्रेकर। अब और सुनो कहानी, MCB हमने पहले भी जिक्र किया था, बस याद रख लेना ना, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कब आ गए? 1600 कितने, और जबकि कल ही बताया था 100 एम्पियर तक, कल ही बोला था हमने, और तुम्हारे नोट्स में हम 2 बार लिखा चुके। बाल मुकुंद जी बताओ, 100 एम्पियर तक हमने कहा है डोमेस्टिकली पर्पज से। अभी बाहर जाओ, वो लगी हुई, देखो पीछे डब्बा खोलो, MCB लगी हुई, हैवल्स की लगी हुई, ये भी है। फिर MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर 1600, बहुत अच्छे खासे कमर्शियली यूज होती है, ठीक है जी। मैग्नेटिक रिले ही तो, मैग्नेटिक स्विच ही तो समझे, मैग्नेटिक स्विच है जो ऑपरेशन वाला ऑपरेशन है वो मैग्नेटिकली है। अच्छा, एक है ELCB, अर्थ लीकेज वोल्टेज ऑपरेटेड रिले है दोस्त, वोल्टेज से ऑपरेट, और कहां कहां लगेगी? अरे न्यूट्रल में, फेज में, अर्थ में। ELCB अर्थ में लगेगी। अच्छा जी, कुछ भी, हाँ आप बना दो इलेक्ट्रिकल, तो फिर RCCB क्या करेगा? ELCB तो अर्थ से जाएगा, RCCB नहीं जाता। कहां कंफ्यूज हो दोस्त? 2 दिन पहले भी सुबह ही बेसिक इलेक्ट्रिकल में यही चीज सुनाई थी तुम्हें, कहां हो? हमें नहीं समझ आ रही तुम्हारी बात। ये हमने जबकि याद रखने के लिए भी कहा, ई का मतलब वोल्टेज, ई का मतलब अर्थ। RCCB और ELCB के जो दोस्त रेंज है ना, वो मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर में। अच्छा जी, तो ये दोनों के दोनों ही हम लोगों को लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करते, याद हो गए। अब देखो इसी में हम फ्यूज की बात भी कर लेते हैं, है ना। देखो दोस्त, फ्यूज के मटेरियल की अगर हम बात करें, अरे भाई ओवर करंट आएगा तो फ्यूज बर्न होगा, सुरक्षा मिल जाएगी। दोस्त ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं कि फॉल्ट होगा तुम जाके फूंक मारो इसमें कि उड़ जा फ्यूज, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक है, खुद मेल्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी सुनिए, बात नहीं, प्लीज देखो ना, हम जाएंगे 9 बजे, थोड़ा सा समय देंगे, आधा घंटा, हम फिर 9:30 आ जाएंगे, क्यों? हमारे लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाना है दोस्त, ठीक है गोपी बाबू। एक गोपी बाबू पहले एक सीरियल भी आता था, तो हम तुम्हें गोपी नहीं बुलाएंगे, हम गोपी नहीं बुलाएंगे, अब ना गोपाल ही बुलाएंगे। कभी बेचारा नाराज हो जाए। नहीं नहीं, रुलाओगे क्या? पढ़ाने दो यार। फ्यूज की बात करें तो फ्यूज जो एलिमेंट है दोस्त, उसकी प्रॉपर्टी याद रखो। अब यही तो ऑब्जेक्टिव है, और क्या लगाने तुमने? ऑब्जेक्टिव मानो बस। भाई ऑब्जेक्टिव में लिखा होता, मैं तुम्हें 4 बार कहता बताओ उत्तर, बताओ उत्तर, बताओ उत्तर, और बाद में कहता इसका B है, तो इससे बढ़िया पूरी कहानी सुना दो तुम्हें, तो कोई बात बनी। देखो फ्यूज की जो प्रोटेक्शन स्कीम है दोस्त, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है बेटा, ऑटोमेटिक।
फिर हम ये कहते हैं कि फ्यूज एलिमेंट की क्या क्या विशेषता हो। हम कहेंगे जी देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो धारा फ्लो होती रहेगी, वो जलेगा नहीं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट। लो रेजिस्टिविटी मींस हाई कंडक्टिविटी, यही हो गया। और हम ये भी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन से फ्री हो, है ना, पैसा भी कम देना पड़े, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ठीक हो। तो हमने कहा यार ये हमें एक में तो मिलने वाली है नहीं, तो फिर हमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन और डिटेरिएशन की बात करें, जो समय के साथ जैसे डेट्रिएट या खत्म होता चला जाता है ऑक्सीडेशन, अच्छा तो वो सिल्वर में नहीं है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला लोचा हो गया, ओहो मेल्टिंग पॉइंट वाला फंस गया मामला। चलो हमने कहा यार एक काम कर लेते हैं कि 10 एम्पेयर से कम टीन व लेड को इस्तेमाल करें, है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने कहा जी टीन प्लस लेड 10 एम्पियर से कम पर। अब ये लगाओ 63%, और ये हमने फिर बता दे, देखो एल मतलब लीस्ट, ये लगाओ। फिर हमने कहा जी कॉपर 10 एम्पियर से ज्यादा आप कॉपर को इस्तेमाल करिए, कॉपर को इस्तेमाल करिए, बढ़िया जी। फिर यहां पर हमें करंट मिलता है दोस्त, जो करंट और डायामीटर है ये लिखो ना तुम, लेकिन नालायको पेपर में याद ये रखना कि आई स्क्वायर ये भी लिख सकता है, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। तो बात तो एक ही हुई, इसलिए हम कह रहे हैं जागते रहना, कभी नींद लेने लग जाओ। 200 सवाल है, जागते हुए अटेम्प्ट करने हैं। और जैसा हम दिन में सेशन में बताए रहे थे, 1-1 मिनट जरूरी है। 2 बार गए तुम बाथरूम, 10 मिनट खराब, मेरिट से बाहर, ठीक है जी। तो इसलिए पानी नहीं है, 2-4 गिलास जूस मत पी के जाना, कोई सा तूफान नहीं आ जाएगा, 1-2 घूंट पानी पी लेना बस। ऐसे नहीं कि तुमने हल चलाया है और तुम्हें प्यास लगेगी कोई, हाँ अरे नहीं, इनका बस चले तो ये पता नहीं क्या क्या करे पेपर हॉल में भी जाके, यही तो सब गड़बड़ हो रही है। चलो देखो, हमने कहा जी फ्यूज को हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें। भाई एक फ्यूज हम बनाते हैं नॉर्मली किटकैट फ्यूज, डोमेस्टिकली हम यूज भी करते हैं बेचारे को, पोर्सलेन का कवर बना के रखते हैं जी। अरे जो मेल्ट हो जाते हैं बाहर निकालते, तार लगाते हैं, फिर काम, है ना, समय लगेगा तुम्हें बदलने में तार को, ये तो फ्यूज में प्रॉब्लम है ही सभी में। अच्छा जी, एक हमने पढ़ा जी कार्टेज फ्यूज। देखो एचआरसी की एक प्रॉपर्टी थी अपनी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी का तात्पर्य कि अगर फॉल्ट हुआ, जैसे ही फॉल्ट क्लियर होता है वो अपनी पुरानी स्टेट को फिर रिस्टोर्ड कर लेता है दोस्त। ये थोड़ी देर तक के लिए ना, ओवर करंट अगर बह रहा है ना तो उसको सहन कर लेगा, है जी। फॉल्ट क्लियर हो गया तो अपनी वापस नॉर्मल स्थिति में लौट आया। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज। देखो अगर सवाल आता है तो वो आता है फास्टेस्ट फ्यूज, हमें पता है। देखो यार आजकल जमाना है सब सेमीकंडक्टर का, हमें फ्यूज मतलब स्विच पर ही तो बात करनी है, यही तो है। हमने कहा जी बढ़िया है। तो हमने यहां पर ये देखा कि फास्टेस्ट जो फ्यूज है वो बनेगा सेमीकंडक्टर। फिर इसमें 2 चीजें अपना दिमाग में रखें, चलो यही बनाते हैं। वैसे ये बहुत रेयर चांस है कि ये पूछे। जैसे इसमें आप ये बनाकर रखते हो, एक होता है आर्किंग टाइम, एक प्री आर्किंग टाइम, ये जी, और ये से पूरी को बोलते हैं हम लोग आर्किंग पीरियड, ठीक है जी। ये लेकिन ये ग्राफ पहचानने को बहुत कम रेयर चांस है कि ये आपके एग्जाम में है। ज्यादातर जो चांस है कि भाई एचआरसी की, आजकल तो फुल फॉर्म भी पूछता है, ऐसा कौन सा फ्यूज है जो जिसकी रप्चरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, एचआरसी। इसकी फुल फॉर्म एमसीसीबी की फुल फॉर्म, मोल्डेड केस, ईएलसीबी की, आरसीसीबी की। अब जब हम इन सब का जिक्र कर ही रहे हैं तो अरविंद बाबू हमें यह बताइए कि अर्थिंग से संबंधित नियम कौन से हैं।
चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ये रहा अरविंद 90। तो 90 नियम में क्या क्या प्रावधान रखे गए अर्थिंग में, जरा सुनाइएगा। ए इधर उधर मत देख, सिर्फ तेरा दिमाग और हमारे दिमाग, बताओ जल्दी से, नहीं तो आज सारा सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ दूंगा मैं। बोल अब। अर्थिंग से संबंधित नियम 90 तो बता दिया, लेकिन इसमें क्या क्या चीज है तो बता दे। बिल्कुल ऐसा दिल तोड़ा है नलायक। अरे 15,000, अबे चचा 1/5000। और ये आई रूल 90 नहीं है, 48 है। ओके, आई रूल 49। 48 घंटे में नोटिस दे दो और काट दो। अब सुन लो 90 की कहानी। आई रूल 90 बड़े क्लियरली मेंशन है कि बिल्डिंग से 1.5 मीटर की दूरी पर लगाए। आई रूल 90 में यह डिफाइन है कि जो हमारे बहुत बड़े पावर स्टेशन है उसमें आप 8 ओम देख सकते हैं, जो छोटे उसमें 5 ओम देख सकते हैं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन में 1 और फिर 0.5, पहाड़ी एरिया में रेगिस्तान में 8 ओम तक हम देख सकते हैं दोस्त। ये बड़ा क्लियरली मेंशन है। फिर तुम्हें ये भी बताता हूं कि जब हम जिस पदार्थ से या जिसका हम प्लेट या इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, तो अर्थ वायर भी उसी का बनाइए। और उस अर्थ वायर को कम से कम 1.5 फीट या नॉर्मली 1 से 1.5 फीट के पाइप में लेकर जरूर आए, ताकि मैकेनिकल इंजरी ना हो उसे। ठीक है, मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो। फिर इसी में यह कहा गया कि जो आप प्लेट बना रहे हो, प्लेट अर्थिंग बड़े कारखानों में आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि महंगी पड़ती है। और बड़ा क्लियरली दोस्त मेंशन है कि प्लेट का साइज अगर हम जीआई को लेते हैं 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.18 mm लेंगे। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव। और अगर हम लोग लगी हुई क्या कितने बजे आज ही, रुको एक मिनट देख लेते हैं यार, अभी तो माहौल बन रहा था यार। ये वाली क्या? गुरुजी वो 9:30 से ले लेंगे ना, 9:30 से कर दो, 9:30 बजे से कर दो। हाँ जी, हम तुम्हें आई रूल की बात कर रहे थे। अगर कॉपर का हम इस्तेमाल करें तो 60 गुणा 60 इंटू 3 याद रहेगा। ये है कि जो आप ये बनाकर आते हो ना तार डालने के लिए, जो पाइप ले उसे ले 12.7 है, और जो पानी डालने के लिए उसे 19 है। ठीक है जी, पॉइंट में नहीं याद रखोगे तब भी चल जाएगा।
उसके बाद में देखो रोड अर्थिंग आती है या कहेंगे पाइप अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग के लिए दोस्त हमें लगभग 5 मीटर गहराई चाहिए होती है। 2.5 मीटर का तो आप 38 mm का पाइप डालते हो जिसमें 12 mm के छेद काटते हो दोस्त। पानी डालने के लिए 12 ही है, और नहीं, पानी डालने के लिए 19 और तार डालने के लिए वही 12 है। ठीक है जी। तो ये यार याद रखनी है। रोड अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग एक होती है जिसके लिए हम लोगों को लगभग 3 मीटर तक, 3-3.5 मीटर का रोड को गाड़ना होता है जमीन में, जिसे हम नॉर्मल घरों में भी इस्तेमाल किया करते हैं। जो हम लोग स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं दोस्त, इसे लगभग हम लोग देखें तो पावर स्टेशन पे भी करते हैं और हिल एरिया में भी करते हैं, जहां बहुत गहराई में अर्थिंग करने में दिक्कत हो जाती है। जहां ये भी तकलीफ हो वहां अर्थिंग ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करिएगा। तो याद क्यों नहीं है? कोई नहीं दोस्त, ऐसा थोड़ा ना होता है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। डरना क्या है, पूछ ही तो रहे यार हम, एग्जाम में मत डर जाना। ये हो गया हमारा फ्यूज से कहानी। देखो जी, कुछ रिले की बात है भाई। रिले ही तो है सेंसिंग डिवाइस, जो सेंस करेगा। अगर हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, बेटा हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले से देखिए क्या सवाल बन सकता है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस, ये कहें कि सेंसिंग व्यवस्था है जो किसी भी अनबैलेंस स्थिति को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को एक्शन लेने को बोलेगा। ठीक है जी। अब रिले को जनरली हम लोगों ने डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले है जी, ट्रांसले रिले, पायलट वायर रिले। तो पायलट वायर के कुछ ड्रॉबैक है जिन्हें हमने ट्रांसले रिले यूज करके दूर किया। देखो रिले का काम है एक तरह से सुरक्षा जब प्रदान करते हैं तो रिले बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो आपको ये बता दूं, जब हम रिले देखते हैं बेटा, पढ़ते हैं, तो इसके कुछ बेसिक सूत्र आते हैं। जैसे एक हुआ करता है टीएमएस, जिसे कहते हो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। इसे हम लोग लिखेंगे टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। जब हम लोग टीएमएस मेंशन करते हैं, अरे यार कौन है तू, किसने भेजी है? तो हमें ये देखना है कि जो टी है वो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, और ये देखना है कि कितने समय पर टीएमएस का मान 1 होता है। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग का मतलब है कि ये कितने समय में ऑपरेट करे। जैसे हम 0.1 डालेंगे तो फॉल्ट होते ही 0.1 सेकेंड्स में ऑपरेट करे। जैसे हम इसमें 0.3 भरते हैं, 0.5 भरते हैं, तो फॉल्ट होने के इतने जल्दी ये ऑपरेट करे। एक दोस्त होता है पीएसएम, इसे हम लिखते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है, इसे हम लोग लिखते हैं फॉल्ट करंट अपॉन में पिकअप वैल्यू ऑफ करंट, जिसे हम लिखते हैं जी पिकअप करंट भी कई बार। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखना, देखो जिसका भी टीएमएस कम होगा वो पहले ऑपरेट करेगा, याद है? वेरी गुड। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का एक सूत्र ये है कि फॉल्ट करंट अपॉन में करंट सेटिंग गुना करंट ट्रांसफॉर्मर का अनुपात और सीटी के सेकेंडरी पे करंट। सीटी का मतलब मेरा यहाँ
करंट ट्रांसफॉर्मर है, इससे भी ऑब्जेक्टिव सुन लो। करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पर हमें जो धारा मिलती है वो 5 एम्पियर है। ये बहुत ही हाई वैल्यू एसी के करंट को नापने का कार्य करता है। इसी को बेटा हम क्लैंप ऑन मीटर के नाम से भी जानते हैं। याद है ना ये पॉइंट। इसके सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होनी चाहिए, इसकी सेकेंडरी हमेशा क्लोज्ड होनी जरूरी है। अगर सेकेंडरी ओपन होगी तो ये जल जाता है, काम नहीं करता। ठीक है भाई। करंट ट्रांसफॉर्मर जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें एक चीज आती है एरर। जब याद आ गया हम लिखा दें, सीटी में एरर पूछता है दोस्त, तो 180 प्लस माइनस थीटा। तो खैर प्लस माइनस क्या आप याद रखेंगे जी, माइनस थीटा। ये एंगल देगा और कई बार ये एरर पूछ लेता है। इसी प्रकार से पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी होता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी एक हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज 110 वोल्ट, ठीक है जी, उसमें बदल देता है। तो ये दोनों ही हमारे मेजरमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और रिले के साथ में सीटी और पीटी दोनों का रोल आता है। देखो टीएमएस जिस रिले का कम होगा वो पहले ऑपरेट होगा और पीएसएम जिस रिले का ज्यादा होगा वो पहले ऑपरेट होगा, वो पहले ऑपरेट करेगा। याद है भाई? ओके जी। ये हमारे कुछ बेसिक चीजें हुआ करती है। तो जैसे हम डिफरेंशियल रिले, तो ये तो हो गए दोस्त जनरेटर के लिए। तो जनरेटर के लिए अब यहां से बनता है दोस्त न्यूमेरिकल, जैसे कि, और ये किससे सुरक्षा देगी? आंतरिक फॉल्ट से, इंटरनल फॉल्ट से, यानी कि आंतरिक फॉल्ट से। अब देखो जी, एक सीटी तो यहां लगा दिया, CT1 CT2, तो CT1 CT2 वही अपना कि भाई जितना भी रेशियो देगा, जैसे कई बार लिख देगा 100/5, 1000/5, इस तरफ तो 5 ही रहेगा। और यहां लगा देंगे आप रिले की कॉइल। बेटा जो ऑपरेटिंग फोर्स है, देखो इधर से जो आएगा वो I1 आया और इधर से I2। अभी एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे तुम्हें, अभी नंबर नहीं आएगा तो कल आएगा। बढ़िया है, कल का हमारा पूरा दिन यूटिलाइज हो ही जाएगा भाई। ये दिमाग में रखो कि ऑपरेटिंग फोर्स बेटा तभी आएगा, अगे हमें भैया ऑपरेटिंग फोर्स पूछा है ना, मान लिया नंबर ऑफ टर्न n है, तो ऑपरेटिंग फोर्स जो आएगा वो I1 माइनस I2 इंटू n, हमें ये मिलेगा। तो याद ये करना है कि अगर इस कॉइल में करंट बराबर गया तो क्या ऑपरेटिंग फोर्स आएगा? आप कहेंगे नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं। इसमें बेटा ऑपरेटिंग फोर्स तभी आएगा जब करंट का कुछ डिफरेंस होता है। पक्का? वेरी गुड। जब करंट का कोई डिफरेंस होगा तभी हमें मिलेगा इसमें कुछ ऑपरेटिंग फोर्स, इसीलिए नाम दिया डिफरेंशियल रिले। जैसे डिफरेंशियल स्कीम हम ट्रांसफॉर्मर में भी अपनाते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में हम एक टेबल को फॉलो करते हैं। हमने कहा जी सीटी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ये हो गया जी भाई पावर ट्रांसफॉर्मर, या इसमें भी कॉमन वही नाम लो जो इसमें लोगे। तो सीटी में हमने वही हाई और लो वोल्टेज साइड, और भाई पावर में भी हमने बेटा वही हाई और लो वोल्टेज साइड। तो देखो जी, जब हम ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो बेटा ये बहुत जरूरी भी है और सिंपल सी चीज है, भूलना मत इसे। सीटी में ये स्टार स्टार है, तो दोस्त ये डेल्टा डेल्टा बना। ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई आया तो नहीं, कि भाई पावर ट्रांसफॉर्मर डेल्टा डेल्टा है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कराने के लिए हम सीटी को कैसे लगाएं? स्टार स्टार में लगाएंगे। ये होता है स्टार डेल्टा, तो ये डेल्टा स्टार, ये बेटा डेल्टा डेल्टा तो स्टार स्टार। अगर ये हम लोग बेटा डेल्टा स्टार तो स्टार डेल्टा। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से पूछता है।
कर दोगे जवाब? देखो जी, फिर हमें मिलता ये है कि डिफरेंशियल रिले में आपसे मान ली ये पूछ लिया कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले से आप क्या समझते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले से आप क्या समझते हैं, तो हम ये कहेंगे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले को ही हम परसेंटेज बाइस रिले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो देखो जी, ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए ही ऑपरेट होना था, लेकिन बाहर में कोई फॉल्ट हो जाए और ये ऑपरेट करने लग जाए तो इसे मॉल ऑपरेशन ऑफ रिले कहते हैं। इससे बचने के लिए हम बेटा लगाते हैं परसेंटेज बाइस रिले। प्यारे बच्चों, परसेंटेज बाइस रिले हमारी डिफरेंशियल रिले का ही सिंपल एक मॉडिफिकेशन है। तो देखो मॉडिफिकेशन क्या है, आप कहेंगे जी ये है वाइंडिंग, यही नॉर्मल अपना ऑपरेटिंग कॉइल जो हम लगा रहे थे भाई, हम ये कहेंगे जी हमने ऑपरेटिंग कॉइल तो रखी है, लेकिन हमने अब रिस्ट्रेनिंग कॉइल यानी इसे रोकने के लिए भी कॉइल लगा दी। ठीक है, तो ये अगर n है बेटा तो इसमें n/2 और n/2, इधर से जो आया हमने कहा I1 है, इधर से जो आया वो I2 है, तो ये बन गई परसेंटेज। तो परसेंटेज बाइस रिले का तात्पर्य है कि जब हम डिफरेंशियल रिले में ऑपरेटिंग के लिए तो ऑपरेटिंग कॉइल है, लेकिन भाई ये जरूरत जब हो तो चले, जरूरत ना हो तो ना चले, तो हमने इसे रोकने के लिए कि जबरदस्ती चले ना बाहर वाले के लिए, उस समय हमने लगा दिया इसमें रिस्ट्रेनिंग कॉइल। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स है ये समानुपाती होता है I1 माइनस I2 के, I1 माइनस I2, और जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है I1 प्लस I2/2, और अगर टर्न लेंगे तो N। तो ये ऑपरेटिंग है और ये रिस्ट्रेनिंग है, एक ऑपरेट करने के लिए है और एक रोकने के लिए। बेटा एक बात बताइए, अगर रोकने वाला फोर्स ज्यादा हो तो क्या चल पाएगा? नहीं, और अगर ऑपरेट करने वाला ज्यादा हो तो चल पाएगा। पक्की बात है जी। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम स्लोप निकाल लेते हैं, परसेंटेज स्लोप याद आ गया जो पढ़ाया था, तो ये होता है I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2/2, ये परसेंटेज स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला। तो इसमें बड़ा एक सिंपल सवाल है, ये आपसे पूछेगा कि जनरेटर के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में आपको हो सकता है बनाकर भी दे दें, जैसे एक नॉर्मल चलो सवाल बता दूं, जैसे 100/5 ये कह दें कि भाई यहां से 10 एम्पियर का फॉल्ट हो गया, तो भाई दोस्त यहां क्या जाएगा बोलो? अरे भाई यहां से अगर यहां से ऐसा करते हैं 100/5 पे, हमने कहा भाई देखो यहां से 1000 एम्पियर धारा आई, और हमने कहा कि भाई देखो इसमें से 900 एम्पियर तो चली गई फॉल्ट में, तो यहां पर तो 100 ही गई ना। तो अगर इधर 1000 है तो I1 का मान तो दोस्त 50 हो गया। अरे यार 100 है तो 5 है, 1000 है तो 50 है, इधर अगर 100 है तो इस तरफ 5 है। तो आपसे पूछ लिया कि क्या स्थिति में ऑपरेट करेगी, आपने कहा सर कैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल करेगी। 50 माइनस 5 का मतलब है कुछ अंतर आ गया, अंतर आ गया मतलब आघूर्ण हो गया टॉर्क, तो ये ऑपरेट कर जाएगी। आपको कहेगी एक परसेंटेज जो रिले है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, आप कहेंगे जी कि बाहरी फॉल्ट के लिए रिले ऑपरेट कर रही थी, या मॉल ऑपरेशन ऑफ रिले को रोकने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी परसेंटेज बाइस रिले की, ये याद होना चाहिए। फिर इन्हीं रिलो में से जब हम आगे चलते हैं, तो जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं रिले का, सिर्फ सुनना है लिखना नहीं। देखो यार रिले का अगर हम सिलेक्शन करें तो हम महंगी तो लेंगे नहीं, हम ये कहते हैं कि टोटल इक्विपमेंट जिसकी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, टोटल इक्विपमेंट का 20% पैसा प्रोटेक्शन पे खर्च करेंगे। कितना जी? 20। दूसरा, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पता चला फॉल्ट सब कुछ जला गया, रिले ऑपरेट ना करे, तो हम कहते हैं कि देखिए फॉल्ट की 5 साइकिल पूरी होने से पहले रिले का ऑपरेट हो जाना चाहिए। कितना जी? 5 साइकिल पूरी होने से पहले।
फिर अगर हम कहें सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, है ना भाई, जैसे ही फॉल्ट हो तुरंत चले, रिलायबल हो, भरोसे के लायक, फॉल्ट हो तो ऑपरेट करे, है ना हो तो ना करे, मतलब वो रिलायबल है। यही तो सेलेक्टिविटी, ये पता हो कि किस जोन की रिले को ऑपरेट होना है। ऐसा ना हो कि भाई सबसे पहली वाली, मान लिया कोई फीडर है, रेडियल फीडर, रेडियल फीडर समझते हो ना, सब स्टेशन से लगातार अपने जोड़ दिए जी। सबसे बेस्ट फीडर होता है इंटरकनेक्टेड, लेकिन महंगा पड़ेगा दोस्त। फिर रहता है रिंगमैन, रिंगमैन, और फिर आते हैं रेडियल, जो साधारण सा फीडर है ना। तो पता चला कि रिले इस तरह से ऑपरेट होगी कि सबसे जो सब स्टेशन के पास वाली रिले वही चल गई, इससे आगे वाले सब लोड खत्म, इंटरप्ट हो गए सब। तो रिलायबल के साथ साथ में सेलेक्टिविटी, कि भैया जहां फॉल्ट हुआ है इस तरह से रिले को ऑपरेट करना है, या इस तरह से हमें डिजाइन करना है कि मिनिमम कस्टमर की इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट हो। इस तरीके से हम लोगों को व्यवस्था करनी है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि बेटा जब हम लोग डिफरेंशियल रिले, तो ये पूछता है कि डिफरेंशियल रिले किसके लिए प्राइमरी सुरक्षा देता है। तो ये डिफरेंशियल रिले जनरेटर के लिए एक प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम है। ये जो मैंने वायर दिखाया ना दोस्त, ये वाइंडिंग है, और जो हम लोग ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लिए ये एक सेकेंडरी, एक बैकअप प्रोटेक्शन स्कीम है। बुकॉज रिले दोस्त उसे ट्रांसफार्मर में काम करेगी जिसमें तेल हो, ठीक है, ऑयल वाले में ही ऑपरेट करेगी, अन्य नहीं करेगी, क्योंकि वो गैस ऑपरेटेड रिले है। थोड़ी कहानी बताए, ऑयल का टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो वो हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन हल्की होती है, कंजर्वेटर में जाने का प्रयास करती है, फॉल्ट हल्का होगा तो अलार्म बजेगा, मुश्किल या कहें कि थोड़ा हैवी फॉल्ट होगा तो ट्रिप हो जाएगी। ये पूरी कहानी है। फिर हम लोग ये सीखते हैं कि भाई एक है डिस्टेंस रिले। अभी हम चलो डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये बताएं, देखो फीडर होता है दोस्त, फीडर लाइन ये है, यही तो पढ़ते हो तुम। अगर देखा जाए तो पायलट वायर स्कीम बड़ी सही थी। देखो पायलट वायर स्कीम में, लेकिन दिक्कत एक आ रही थी कि लाइन के साथ साथ एक अतिरिक्त तार खींचना पड़ रहा था। पायलट वायर स्कीम में लाइन के साथ साथ एक सुरक्षा के लिए एक और तार खींचना पड़ रहा था, तो हमने कहा महंगा पड़ गया। तो हम लोगों ने पायलट वायर स्कीम को इसलिए नहीं ज्यादा फॉलो किया क्योंकि अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा था दोस्त। क्या बताया? पायलट वायर स्कीम को इसलिए नहीं अपनाया ट्रांसमिशन लाइन में भी क्योंकि खर्चा बढ़ रहा था। हमने कहा ये तो सही नहीं है, तो हमने इसी का एक समाधान निकाला। हमने शुरुआत में और लास्ट में लाइन के लगाई ट्रांसले रिले। तो ट्रांसले रिले एक डिफरेंशियल रिले ही है। जब हम करंट का डिफरेंस देखेंगे बेटा तो ये डिफरेंशियल रिले है, और बेटा जब हम वोल्टेज का डिफरेंस देखेंगे वही ट्रांसले रिले है, पावर रिले नहीं होती। तो अब हमने लाइन की प्रोटेक्शन के लिए पायलट वायर की बजाय किसे प्रीफर किया? ट्रांसले रिले को अपनाया। डिस्टेंस प्रोटेक्शन अपनाते हैं, है जी। डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो होती है, हम डिस्टेंस रिले पढ़ते हैं। पहली चीज तो ये है कि बेटा डिस्टेंस जो रिले है दोस्त, ये हमारी डबल एक्वेटिंग यानी दो क्वांटिटी से ऑपरेट होने वाली रिले है। सीधा पूछता है सवाल कि ऑपरेटिंग फोर्स के लिए जिम्मेदार क्या है, तो ऑपरेटिंग फोर्स आता है सीटी से और रिस्ट्रेनिंग फोर्स आता है पीटी से। ठीक है जी। पढ़ो जरा इन्हें एक बार, यहां से पढ़ो पूरे को एक बार, क्या क्या बोर्ड पे। बिल्कुल 9-10 डिग्री एंगल पर रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो देखो फटाफट से।
बस की पॉइंट देखो, नजर मारो एक बार। पढ़ लिया। फिर ये देखो, अरे इसे पढ़ ले यार। हैं, ये तुम लोगों के सबके लिए ये जबरदस्ती वो पूछेगा, अपने आप पूछेगा, तुम अपनी गारंटी लो। ये तुम्हें लिखवाए सबको यार, पढ़ो इसे जबरदस्ती। ये पढ़िए, बड़ा जरूरी फॉर्मूला है, ट्रिपल आर वी वी आर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस में रखेंगे। आपको ये पूरी कहानी सुनाई। वैक्यूम को रूरल एरिया, ऑयल सर्किट ब्रेकर 132 तक, फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 440, रिपीटेड ऑपरेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, एयर ब्रेक कम वोल्टेज लाइक 11 केवी। दोस्त सब 6 सबसे ज्यादा फेवरेट है ये। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हवा से बहुत बेहतर है, 3 to 5 टाइम। ये फ्यूज की चर्चा कर ली। चलो, जैसे डिस्टेंस रिले है, तो डिस्टेंस रिले में नॉर्मल सवाल ये है कि भैया ऑपरेटिंग फोर्स किससे आता है, तो आप कहेंगे सीटी से आता है। रिस्ट्रेनिंग रोकने वाला जो फोर्स है वो आता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से आता है। इसे 3 तरह से बनाते हैं। एक होती है जी इंपीडेंस रिले, इंपीडेंस रिले। एक होती है दोस्त रिएक्टेंस, एक होती है जी रिएक्टेंस रिले। बिल्कुल जी, मोह या फिर एडमिटेंस, एडमिटेंस रिले। देखो जी, ये अर्थ के लिए भी होती है और शॉर्ट लाइन के लिए है, ये मीडियम के लिए है, ये लॉन्ग के लिए है, और जहां पावर स्विंग होता है ना वहां हम लोग करते हैं ये। इसे हम लोग लिखते हैं जो इंपीडेंस रिले है, वोल्टेज रियस्ट्रेन। ये सेंटेंस बहुत जरूरी हो गए। वोल्टेज रियस्ट्रेन ओवर करंट रिले। रिएक्टेंस जो होती है ये होती है डायरेक्शनल रियस्ट्रेन ओवर करंट रिले, और ये दोस्त वोल्टेज रियस्ट्रेन और डायरेक्शनल रिले। ये रिले के मुख्य मुख्य पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। सर्किट ब्रेकर जितने बोले ये याद होने चाहिए, बड़े रिपीट होते हैं यार ये एग्जाम में। फॉल्ट वाला जितना बोला है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन फिर हम लोगों का कल सुबह रखेंगे। अभी आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन है, आप सभी लोग उसमें भी लाइव रहेंगे। अरुण सर आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सर एक कप चाय ले लो, चाय चुई क्या लेनी यार।
नहीं नहीं, सुबह है, कल मेरे 2-3 अलग अलग सेशन है दोस्त। अभी अरुण सर की क्लास है ऑब्जेक्टिव की, तो एक कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसा। ऑफसेट मोह रिले, जब एक्साइटेशन हो जाए पावर स्विंग, हाँ जब एक जनरेटर, ये भाई लॉस ऑफ एक्साइटेशन पर नहीं, एक टरबाइन लॉस होने पर भी यूज करते हैं, जब रिवर्स में पावर बहती है।